तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। कश्मीर में आज मोदी ने वो कर दिखाया जो 70 साल में नहीं हुआ। आप खुद देखकर शॉक्ड रह जाएंगे। चुनाव की सबसे बड़ी खबर, मोदी को कमजोर बताने वाले राहुल खुद उमर, केजरीवाल और अखिलेश के कंधे पर क्यों चढ़े बैठे हैं? राहुल गांधी साइलेंट मोड में क्यों हैं? कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते तो 370 वापस आएगा। हरियाणा चुनाव में बड़ी हलचल है। बीजेपी की जीत के डर से कांग्रेस ने फिर कुल्हाड़ी अपने पैर पर मार ली है क्या? सबसे पहले इसका चल। जो लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किया ही क्या है बॉस, बदला ही क्या है बॉस, उन्हें आज पाठशाला की यह पहली क्लास देखनी चाहिए। वैसे तो बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आज कश्मीर में चुनाव से ठीक पहले वो हुआ है जो 70 सालों में नहीं हुआ, जो कोई सपने में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 370 हटाकर वो कर दिखाया जो आप देखेंगे, सुनेंगे तो बॉस शॉक्ड रह जाएंगे। हालांकि मोदी ने क्या ही बदला है, ये पूछने वाले खुद मोदी काल में आए बदलाव के ढेरों फायदे उठा रहे हैं। भाई, जो लोग खटाखट फटाफट अकाउंट में आज पैसे डालने के हवाई ख्वाब दिखा रहे हैं, वो भी इसीलिए ना दिखा पा रहे हैं क्योंकि मोदी ने जनधन योजना लाकर बड़ा बदलाव ला दिया और बिचौलिए खत्म करके गरीब के अकाउंट में सीधा पैसा पहुंचने का रास्ता क्लियर किया। वरना जो खटाखट की रट लगाए बैठे हैं, उनके ही पिताजी यानी राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया बेचता हूं 85 पैसा सफा चट हो जाता है। आज देश ऐसा बदला कि सफा चट की जगह खटाखट बोलने का मौका मिल रहा है। भ्रष्टाचार कम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा, देश के हर हिस्से में होने वाली आतंकी घटनाएं रुक गईं, जीएसटी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा तो देश के विकास में लग रहा है। महंगाई से त्राहिमाम दुनिया के बीच अपने यहां महंगाई कंट्रोल में रही, विकास रॉकेट बना हुआ है। लेकिन इन सबके बावजूद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास लिखने वाले नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी का तो कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है मैंने। यह सुनकर हंसी इसलिए आती है कि जो मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया का गाना गा रहे हैं, उनमें खुद इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि किसी राज्य में अकेले चुनाव लड़ लें। जहां तक रही मोदी के कॉन्फिडेंस की बात, तो 370 हटाने को लेकर मोदी का विजन और कॉन्फिडेंस ही था कि आज कश्मीर से वो तस्वीर आ गई जो बॉस कोई सोच ही नहीं सकता था। आज वो पावरफुल तस्वीर आपको दिखाऊं, कश्मीर चुनाव की डिटेल बताऊं, क्या कांग्रेस 370 वापस लाने वाली है ये बताऊं, हरियाणा में क्या खेल चल रहा है ये सब कुछ बताऊं। उससे पहले एक बार कश्मीर में चुनावी रैली करने पहुंचे राहुल गांधी जी को सुन लीजिए। अभी 3 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को 1 सीट नहीं आई थी। वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ था, लेकिन जिस पार्टी की 0 सीट आई हो, उस पार्टी का नेता जम्मू कश्मीर में खड़े होकर कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का तो कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। अब ये सुन के कहने को बचा ही क्या। राहुल गांधी को सुन लीजिए, फिर आज की सबसे पावरफुल तस्वीर और खबर दिखाता हूं। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं, उनके सामने पार्लियामेंट में बैठता हूं, पूरी कॉन्फिडेंस गायब हो गई उनकी। इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया, एक साथ मिलकर हम लड़े, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई है। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है, जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे। कमाल के स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अगर सरकार विपक्ष की सुन रही है तो सरकार विपक्ष चला रहा है, अगर सरकार विपक्ष की नहीं सुन रही है तो मोदी तानाशाह है। मतलब चित भी इनकी, पट भी इनकी, सिक्का बनाने वाली फैक्ट्री भी इन्हीं की। फिर राहुल गांधी जिस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी जुबान में दिख रहा है, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस कितने पानी में है इसका अंदाजा उन्हें होगा। कांग्रेस को लगता है कि जम्मू कश्मीर में उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन हो गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे जम्मू कश्मीर में उनकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन बॉस, नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुद का हाल यह है कि उनके सबसे बड़े नेता को ही जीत का कॉन्फिडेंस नहीं है। आज का सबसे पावरफुल और महत्वपूर्ण वीडियो अब आपको दिखाता हूं। यह वीडियो देखिए। यह वीडियो कश्मीर में गांदरबल में एक रैली का है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने टोपी उतार दी और कहा कि उनकी इज्जत बचाना अब गांदरबल के लोगों के हाथ में है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो हाथ जोड़ते हैं, उन्हें एक और मौका दे दीजिए। एक बार यह वीडियो जरा देखिए, फिर इस वीडियो की अहमियत समझाता हूं। ऐसा मत कीजिए जनाब, जनाब ऐसा मत कीजिए,
बॉस, देखने में यह सामान्य सी तस्वीर लग सकती है, लेकिन यह वो तस्वीर है जो 70 साल में कश्मीर ने नहीं देखी और आज मोदी की वजह से हकीकत बन पाई है। जिन लोगों ने सालों साल से कश्मीर को अपनी जागीर समझकर वहां राज किया, वो आज वोट के लिए भीख मांग रहे हैं। यह करके दिखाया है नरेंद्र मोदी ने। सोचिए, ये वो लोग हैं जो खुद को कश्मीर का राजा समझे बैठे थे, लेकिन आज इनकी हालत यह हो गई कि एक एक वोट के लिए हाथ जोड़ना पड़ रहा है इनको। टोपी उतारकर सामने रखनी पड़ रही है कि इज्जत बचा लो। ये लोग कश्मीर को अपनी बपौती समझे बैठे थे, लेकिन पीएम मोदी ने कश्मीर में ऐसा बदलाव कर दिया कि उमर अब्दुल्ला जैसे नेता अब वोट की भीख मांग रहे हैं। यह है कश्मीर में आया हुआ बदलाव। इनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में हार चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला विधानसभा में 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे, इतना कॉन्फिडेंस हिल गया है। एक गांदरबल सीट है और दूसरी सीट बडगाम की है। आज उन्होंने गांदरबल सीट से पर्चा भर भी दिया है। कल कह रहे हैं बडगाम की बारी। गांदरबल सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है। साल 2009 से 2014 के बीच जब वो मुख्यमंत्री थे तो इसी सीट से चुनाव लड़कर जीते थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला के लिए गांदरबल सीट भी आसान नहीं है, क्योंकि वहां भी प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के जेल में बंद नेता सर्जन अहमद वागे उर्फ सर्जन बरकती के चुनाव लड़ने की खबर है। इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला बारामूला लोकसभा सीट पर जेल में बंद इंजीनियर राशिद से हार चुके हैं। इस बार जिन परिवारों के बच्चे विदेश में पढ़े, आम कश्मीरी का बच्चा पत्थर चलाता रहा, इनको ढेले भर का फर्क नहीं पड़ा, वही लोग आज वोट की भीख मांग रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी ने करवा दिया जिसे। यह सिर्फ हो पाया 370 हटने और कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने जो बदलाव किया उसकी वजह से। आज कश्मीर के सियासी राजाओं को वोट के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स ने। यह है कश्मीर में 370 हटने के बाद आया सबसे बड़ा बदलाव। यह है असली लोकतंत्र, जहां राजा बने बैठे नेता अब वोट की भीख मांग रहे हैं। चुनाव में बीजेपी जीते हारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते हारे, कांग्रेस जीते हारे, अब उससे फर्क नहीं पड़ता बॉस, पब्लिक जीत रही है। राजशाही गई, अब हाथ जोड़ो पब्लिक के सामने। यह नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में ला दिया। उमर अब्दुल्ला घबराए हुए हैं कि गांदरबल में उनकी हार का रिपीट टेलीकास्ट ना हो जाए और इसलिए वो अब चुनाव में टोपी उतारकर वोट मांगने पर आ गए। यह हाल हो रखा है उमर अब्दुल्ला के कॉन्फिडेंस का और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पर सवार राहुल गांधी खुद तो अकेले चुनाव में उतरने का कॉन्फिडेंस दिखा नहीं पाए और नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ देने के डायलॉग हाँक रहे हैं। और राहुल गांधी का और उनकी पार्टी का कॉन्फिडेंस कितना लो है वो आप इसी बात से समझ लीजिए कि वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पा रहे कि वो हरियाणा में बीजेपी को अकेले चैलेंज कर पाए। अकेले नहीं चैलेंज कर पा रहे और कॉन्फिडेंस कह रहे हैं मोदी का हिला हुआ है। जम्मू कश्मीर में अकेले पीएम मोदी से भिड़ जाएं, ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी नहीं जुटा पा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करना पड़ रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस मोदी का हिला हुआ है। यूपी के उपचुनाव में सीएम योगी को अकेले चैलेंज दे पाने का कॉन्फिडेंस नहीं है। अखिलेश यादव से मान मनौवल करना पड़ रहा है कि कुछ सीट तो दे दो यार, लेकिन कॉन्फिडेंस मोदी का हिला हुआ है। राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो अकेले ही सब पर भारी पड़ने वाले हैं, ऐसा माहौल बना रहे हैं। रैलियों में राहुल गांधी डंका पीट रहे हैं कि मोदी सरकार को विपक्ष चला रही है और जल्दी ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से हटा देगी। अगर ऐसा है तो फिर राहुल गांधी को अकेले ही पीएम मोदी से सीधी टक्कर लेनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जनता भी देख ले किसका जोश आई है, किसका फ्यूज उड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव तक में इनको 2 सीट से लड़ना पड़ा था, लेकिन राहुल गांधी का दम बयानों में दिख रहा है, जमीन पर नहीं दिख रहा। उन्हें पीएम मोदी से टक्कर लेने के लिए जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की जरूरत पड़ गई। यूपी के उपचुनाव में अखिलेश यादव की साथ की जरूरत है। हरियाणा में वो केजरीवाल का साथ खोज रहे हैं, जबकि हरियाणा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल की जरूरत नहीं है, हम अकेले संभाल लेंगे। लेकिन राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस इतना हिला हुआ है कि नहीं, कह रहे हैं कि नहीं यार एक काम करो ना, केजरीवाल से बात कर लो। राहुल गांधी अकेले लड़ने का कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे। स्टेट यूनिट कह रही है कि नहीं जरूरत है भाई इस आदमी की, इस पार्टी की, लेकिन राहुल गांधी केजरीवाल की पार्टी से गठबंधन पर जोर दे रहे हैं। यानी यूपी, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कहीं की बात कर लीजिए, राहुल गांधी बिना किसी के कंधे पर सवार होकर उनकी पार्टी आगे ही नहीं बढ़ पा रही। और बातें ऐसी जैसे फिल्म चल रही हो एक बंदा काफी है। राहुल गांधी ये जोश जम्मू कश्मीर में दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के कॉन्फिडेंस का टेस्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि किसका कॉन्फिडेंस लड़खड़ाया होगा। जम्मू कश्मीर में हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें जम्मू रीजन में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा और कश्मीर घाटी में जो पुरानी पार्टियां हैं उनकी बड़ी हार हुई, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों पर जो नतीजे आए उसमें बीजेपी ने जम्मू की दोनों सीटें जीती, उधमपुर सीट जीती। लोकसभा चुनाव में 24.36% वोट शेयर के साथ बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी। जम्मू सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार 1,35,000 वोटों के बड़े अंतर से हार गए। उधमपुर सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार की बड़ी हार हुई, वोटों का अंतर 1,24,000 रहा। वहीं कश्मीर में पीडीपी का खाता तक नहीं खुला। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में 3 में से 2 सीट जीत पाई। बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला 2 लाख वोट के बड़े अंतर से हार गए। यह इनके कॉन्फिडेंस का हाल है। हाल ही में हुए चुनाव के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कॉन्फिडेंस नीचे है भैया। इसलिए दोनों पार्टियों को खूब जोर लगाना पड़ रहा है, सेटिंग गेटिंग आपस में करनी पड़ रही है। और आज जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन की पहली साझा रैली भी हो गई। राहुल गांधी ने रामबन और अनंतनाग में रैली की। उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया और चुनाव का एजेंडा सेट किया। लेकिन 370 पर क्या, उसके बारे में बताऊंगा, पहले राहुल गांधी को सुनिए। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। एक तो बॉस पब्लिक को राहुल गांधी जैसे बोलते हैं कि गारंटी दे रहा हूं, डर लगने लगा है। वो खटाखट वाली गारंटी से लोगों के हाथ ऑलरेडी जले हुए हैं और दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अब पब्लिक जो है राहुल गांधी के मुंह से गारंटी सुनती है तो उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है कि भैया अब क्या। जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान होने के बाद यह राहुल गांधी की पहली रैली थी। इस रैली से यह तय हो गया कि कांग्रेस कश्मीर के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर उतरेगी। लेकिन राहुल गांधी ने कहीं भी अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा नहीं उठाया। तो क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस ने 370 के मुद्दे पर सरेंडर कर दिया है? वो इस मुद्दे को भाव नहीं देने वाली, वो इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बनाने वाली। अगर ऐसा है तो कांग्रेस को अपने गठबंधन के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में दावा किया है कि वो अनुच्छेद 370 की बहाली करेंगे। इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि दोस्त हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन 2 अलग अलग ध्रुव पे बैठे। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 वापस लाएगी, राहुल गांधी सरेंडर मोड में। राहुल गांधी तो अनुच्छेद 370 की बात करने से भी हिचक रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली। जम्मू कश्मीर के चुनाव में पीएम मोदी के मेगा प्रचार का प्लान तैयार हो चुका है। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में 3 रैलियां करेंगे। जम्मू क्षेत्र में 2 और कश्मीर घाटी में 1 रैली होगी। पीएम मोदी के अगले हफ्ते डोडा से प्रचार की शुरुआत होगी। डोडा वही जगह है जहां हाल ही में आतंकी घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा 6 और 7 सितंबर को अमित शाह भी कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। 6 सितंबर को वो जम्मू कश्मीर का मैनिफेस्टो जारी करेंगे और 7 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी जिन मुद्दों पर फोकस करेगी उसमें अनुच्छेद 370 को हटाने का मुद्दा होगा। 370 हटने के बाद कश्मीर के विकास का मुद्दा होगा। राज्य में पहली बार SC/ST समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, वो भी मुद्दा होगा। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, इंडी गठबंधन अपना जोर दिखा रहा है, लेकिन आज इंडी गठबंधन के लिए एक अजीब सी स्थिति भी बन गई। दरअसल आज राहुल गांधी ने जिस बनिहाल विधानसभा सीट पर प्रचार किया, वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने है। यहां से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सज्जाद शाहीन चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 5 ऐसी सीटें हैं जहां दोनों पार्टियों ने गठबंधन होने के बावजूद अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। दोनों पार्टियां इसे फ्रेंडली फाइट बता रही। राहुल गांधी ने भी आज प्रचार के लिए सबसे पहले उसी सीट को चुना जहां फ्रेंडली फाइट है। यानी कांग्रेस इस फाइट को उतना फ्रेंडली ले नहीं रही है जितना बता रही है। अच्छा, और क्या बोलेंगे? एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम दोनों साथ हैं, दूसरी तरफ फाइट भी कर रहे हैं। भाई मैं बता रहा हूं ना, इंडी गठबंधन अलग लेवल पे है। वो जो करता है वो इस देश की पॉलिटिक्स में कभी ही नहीं हुआ।
और राहुल गांधी की पहली रैली उसी सीट पर प्लान की गई जहां दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। यानी राहुल गांधी ने आज एक सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर के खिलाफ प्रचार किया और एक सीट पर उनके साथ प्रचार किया। पब्लिक अलग कंफ्यूज, उधर तो बोल के आए कि हमको जिताओ, इधर तो रहे इनको जिताओ। लेकिन कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर इसलिए भरोसा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि दोनों साथ मिलकर बीजेपी को हरा सकते हैं। अगर लोकसभा चुनाव में दोनों का वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो वोट शेयर क्या कहता है, आपको उसकी तस्वीर भी दिखाता हूं ताकि आपको पता चल सके कि जम्मू कश्मीर में हालात क्या हैं। J&K, जम्मू एंड कश्मीर, इसमें अभी 2024 का लोकसभा इसका चुनाव जो हुआ उसमें अगर आप वोट शेयर देखेंगे, वोट प्रतिशत, ये अलग अलग पार्टियों का देखिए। बीजेपी नंबर 1 पर रही, बीजेपी को 24.36% वोट मिले। कांग्रेस पार्टी को कितना मिला भाई? कांग्रेस पार्टी को मिला 19.38%, बीजेपी से कम। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना मिला? 22.30%। अब इसी फैक्ट से कांग्रेस को लग रहा है कि भैया हमने इन दोनों ने हमने जोड़ लिया अपना, तो हमारा बीजेपी से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन कांग्रेस का असली टेस्ट तो जम्मू में होगा ना बॉस, जहां उसे अकेले बीजेपी से लड़ना है, जहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है। डायरेक्ट फाइट में कांग्रेस अपना बिस्तर समेटती है, पहले ही निकल लेती है। जम्मू में लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से देखें तो जम्मू में लोकसभा की 2 सीटों में कांग्रेस बीजेपी से बहुत पीछे। अगर आप देखिएगा सिर्फ जम्मू का आपको बताऊं कि जम्मू में क्या स्थिति थी, जम्मू रीजन में वहां वोट प्रतिशत, तो बीजेपी का वोट प्रतिशत जो है वो 52.8% था जम्मू रीजन में, और कांग्रेस अकेले लड़ रही थी, वहां कोई था नहीं तो 42.4 पे थे, यानी 10% नीचे थे। उधमपुर लोकसभा सीट का ये अभी आपको जो बताया ये जम्मू का बताया। अब अगर आप उधमपुर का देखिए, उधमपुर में क्या हुआ जम्मू रीजन के बाद, बीजेपी जो है वो रही उधमपुर में 51.2% और कांग्रेस रही 40.1%, यानी यहां भी ऑलमोस्ट 11% का फर्क है। जम्मू के इलाके में बीजेपी बहुत मजबूत है और बीजेपी को उम्मीद है कि वो जम्मू में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो 2014 विधानसभा चुनाव में जम्मू में कुल सीटें 37 थीं, जिसमें बीजेपी 25, कांग्रेस 5 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 के अलावा पीडीपी 3 और अन्य के खाते में 1 गई। इस बार जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो चुका है और जम्मू की सीटें बढ़कर 43 हो गई हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि कम से कम जम्मू में उसे 35 सीटें तो आ ही जाएंगी। एक तरफ बीजेपी जमीन पर मजबूत है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन सिर्फ हवाई किले बना रही। उसे जमीनी हकीकत दिख नहीं रही है, वो दिखाना चाहती नहीं। इंडी गठबंधन का बीपी तो खुद उनके साथी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। आम आदमी पार्टी कूद गई है। इसके अलावा बीएसपी और गुलाम नबी आजाद की पार्टी जैसे दूसरे दल भी चुनावी मैदान में हैं, जो एक तरह से इंडी गठबंधन के ही वोट काटेंगे, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। यह तो जम्मू कश्मीर की बात हुई। हरियाणा में भी कांग्रेस का हाल यही है। यहां भी कांग्रेस को लग रहा है कि बिना गठबंधन के काम नहीं चलेगा बॉस, जबकि हरियाणा को लेकर कितना माहौल बनाया जा रहा था कि यहां तो कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है, यहां तो कांग्रेस अकेले बीजेपी को खत्म कर देगी, बीजेपी ने इतने सालों में कुछ किया नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब चुनाव आ गया तो कांग्रेस पहले ही दम फूल रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि किसी तरह से केजरीवाल को भी अपने साथ बना लें क्या, अखिलेश को भी साथ ले लें क्या, क्योंकि केजरीवाल हो या अखिलेश, दोनों हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी तो लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही हरियाणा में प्रचार में जुट गई थी और खूब प्रचार कर रही। अब खबर यह आ रही है कि कांग्रेस केजरीवाल के साथ गठबंधन करना चाहती है और दोनों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा चल भी रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 7 सीटें देने को तैयार है, लेकिन आम आदमी पार्टी 10 सीट मांग रही है। दोनों पार्टी के नेताओं के बीच गठबंधन पर 2 राउंड की बैठक भी हो चुकी है। आज भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने हरियाणा कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं दीपक बाबरिया, उनसे मुलाकात की है। तस्वीर देखिए। गठबंधन होगा या नहीं, इस पर दोनों पार्टी के सीनियर नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। भाई अभी डील ही नहीं हुई तो क्या बोलेंगे, लेकिन गठबंधन को लेकर पॉजिटिव जरूर दिख रहे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो हाल ही में जेल से बाहर आए हैं, सुनिए वो क्या बता रहे हैं गठबंधन को लेकर, लेकिन उसके बाद आपको बताता हूं कि इस गठबंधन में पेंच क्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारी प्राथमिकता में है और 10 साल से हरियाणा की जनता आगे जा चुकी है। गठबंधन होगा या नहीं होगा,
होगा तो कितनी सीटों पे होगा, इस सब पे अब केजरीवाल जी 1-2 दिन में बाहर आने वाले हैं, वो निर्णय करें। गठबंधन को लेके कॉन्फिडेंस है या नहीं है, केजरीवाल 2 दिन में बाहर आने वाले, इसको लेके कॉन्फिडेंस है। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं, आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर मान जाएगी, ये तो आगे क्लियर होगा। लेकिन एक बात तो जो क्लियर है वो ये कि जिस आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई बड़ा वजूद नहीं है, उस पार्टी से भी कांग्रेस गठबंधन करने के लिए तड़प रही है। यह राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस का हाल है। जबकि यही कांग्रेस है जिसके नेता फुल कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि वो हरियाणा में अकेले बीजेपी को जो है पटकनी दे देंगे। उधर केजरीवाल को भी लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने से कोई फायदा हुआ नहीं, इसलिए अलग लड़ा जाए। लेकिन अब जैसे जैसे हरियाणा में चुनाव नजदीक आ रहा है, दोनों पलटी मार रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि आओ ना यार, हाथ पकड़ के चलते हैं, लग रहा अकेले नहीं हो पाएगा। तो बॉस फिर किस बात का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का? यह सब तब हुआ है जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी जमकर चुनाव प्रचार में जुटी थी और केजरीवाल को हरियाणा का लाल बता रही थी। लेकिन अचानक यह खबर आई कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा सीईसी की बैठक में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर फीडबैक मांगा। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने फीडबैक के तौर पर इस गठबंधन का विरोध किया। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा पहले ही कह चुकी हैं कि पार्टी मजबूत है, अकेले चुनाव जीत जाएंगे भाई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी यही स्टैंड था। लेकिन गठबंधन की खबरों पर बीजेपी अब कांग्रेस को घेर रही है, आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में अकेले लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। बीजेपी नेता अनिल विज ने क्या कहा, सुनिए। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे कि हमारे पास इतनी कैंडिडेटों की एप्लीकेशनें आई हैं, इतने लोग हमारे पास लड़ने के लिए हैं, अब अपने बंदे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए बाहर से ले रहे हैं। और हमेशा कमजोर आदमी ही सहारा लेता है। हरियाणा में कांग्रेस बहुत कमजोर है, अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है। यह बात किसी को आसानी से समझ नहीं आएगी कि राहुल गांधी आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर जोर क्यों दे रहे हैं। इसके लिए आपको गुजरात और गोवा के चुनाव के समीकरण देखने होंगे, जिससे पिक्चर क्लियर होती है। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई थी। बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 77। आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। साल 2022 में गुजरात में फिर विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ी। चुनाव में बीजेपी 156 सीटें जीती, कांग्रेस 17 पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी को 12.9% वोट मिले और 5 सीट आई। आम आदमी पार्टी के पूरी ताकत से लड़ने का नुकसान कांग्रेस को हुआ। 5 साल में कांग्रेस का वोट शेयर 14% कम हो गया, सीटें 60 घट गई। गुजरात में करीब 30 सीटें ऐसी रहीं जहां कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की वजह से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की 57 सीटें बढ़ गईं और वोट शेयर 3.4% बढ़ गया। इसी तरह गोवा का हाल देखिए, वहां साल 2017 में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी को 13 सीटें मिली, कांग्रेस को 17 आई थी और आम आदमी पार्टी को एक भी नहीं आई। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और टीएमसी पूरे दमखम के साथ उतरे। उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। बीजेपी की सीटें 13 से बढ़कर 20 हो गई, कांग्रेस की 17 से घटकर 11। आम आदमी पार्टी को 2 सीट पर जीत हासिल हुई। 5 साल के अंदर गोवा में कांग्रेस की 6 सीटें कम हो गई और करीब 5% वोट शेयर कम हो गया और बीजेपी की 7 सीटें बढ़ गई, वोट शेयर करीब 0.81% बढ़ गया। इसका मतलब यह साफ है कि जब आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियां अकेले चुनाव लड़ती हैं तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता है और फायदा बीजेपी को होता है। लेकिन कांग्रेस दूर का सोच ही नहीं रही। वो ये समझ ही नहीं पा रही कि आम आदमी पार्टी जहां जहां बड़ी हो रही है वो वहां वहां कांग्रेस का वोट खा के बड़ी हो रही है, बीजेपी का नहीं खा रही है। फिर भी कांग्रेस उनके साथ जो है सेटिंग गेटिंग में लगी हुई। भाई दिल्ली में क्या है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कैसे बढ़ी? बीजेपी का वोट शेयर तो वही 34-35% पे इंटैक्ट है विधानसभा में, लेकिन कांग्रेस जो है वो एकदम से डिक्लाइन हो गई और सारा वोट शेयर लेके चली गई आम आदमी पार्टी। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने किसको खाया? कांग्रेस को। दिल्ली में किसको खाया? कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस इतना हिला हुआ है कि उसी आम आदमी पार्टी के पास जाके कहते हैं कि थोड़ा फ्रेंड जोन में चलें। हरियाणा में कांग्रेस को 2 और नए साथी मिल सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। आज सुबह दिल्ली में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया राहुल गांधी से मिले। दोनों खिलाड़ी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले। विनेश फोगाट जुलाना या चरखी दादरी सीट से लड़ सकती हैं। बजरंग पुनिया को कांग्रेस बादली सीट से उम्मीदवार बना सकती है।
कांग्रेस की सब कमेटी ने दोनों के चुनाव लड़ने पर फैसला करेगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर कल चीजें क्लियर हो जाएंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी सिर्फ बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने के पक्ष में है, लेकिन विनेश फोगाट ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। चलिए अब यहीं दंगल लड़ लें, यहीं मेडल आ जाए। पाठशाला में अब अगली क्लास। यूपी में बुलडोजर पर भयंकर बवाल। योगी अखिलेश के बीच उपचुनाव के पहले गजब लेवल की तनातनी हो गई है। गोरखपुर में बुलडोजर चलवाएंगे अखिलेश। गोरखपुर की जनता ने ही उन्हें कैसे तगड़ा जवाब दिया है, अब इसका चक्कर।